नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। यूक्रेन का रूसी हथियार डिपो पर हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार डिपो तबाह हो गया। डोनेस्क में मौजूद था रूस का हथियार डिपो। यूक्रेन ने ड्रोन दागकर इस डिपो को तबाह कर दिया। तो देखिए, बड़ा यहां पर हमला हुआ है। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध शुरू किया था, उस वक्त यूक्रेन के डिफेंस को देखकर दुनिया चौंक गई थी, जिसके बाद से ही पुतिन यूक्रेन को अमेरिकी हथियार मिलने का दावा करते आ रहे हैं। लेकिन अब इस बात को खुद अमेरिका ने कबूल लिया है। दरअसल अमेरिका ने माना है कि 2021 में ही उसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी थी। यानी जंग के पहले से ही अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा था। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई यूक्रेन में जंग भड़काने के पीछे अमेरिका का हाथ है? क्या इस युद्ध की रूपरेखा जो बाइडेन ने साल 2021 में खींच दी थी? इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख सितंबर 2021, जगह वॉशिंगटन, अमेरिका। राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर ज़ेलेंस्की दूसरी बार अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिका पहुंचने के ठीक 24 घंटे बाद ज़ेलेंस्की और बाइडेन के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई। तब इसे महज रूस के खिलाफ एक औपचारिक मुलाकात माना गया था। लेकिन इसी मुलाकात के दौरान जो बाइडेन ने रूस के खिलाफ लंबे युद्ध की व्यूह रचना कर दी थी। इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री और जो बाइडेन के विश्वसनीय एंटनी ब्लिंकन ने किया है। ब्लिंकन ने एक साक्षात्कार के दौरान यह कबूला कि युद्ध शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी गई थी। ब्लिंकन ने माना है कि अमेरिका ने सितंबर 2021 में यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति शुरू कर दी थी। दिसंबर 2021 में एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की योजना बन चुकी थी। युद्ध से पहले जेवलिन और स्ट्रिंगर मिसाइलों का पहला जखीरा यूक्रेन भेज दिया गया था। यही वजह है कि यूक्रेन बेखौफ होकर रूस के विरुद्ध युद्ध में उतर गया और आज तक जंग लड़ता आ रहा है। इधर अमेरिकी खुलासे के बीच यूक्रेन बेहद आक्रामक हो गया। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी जमीन पर ड्रोन हमले किए। यूक्रेन ने रूस के 5 शहरों पर 62 ड्रोन अटैक किए। बेलगोरोद में यूक्रेन ने 37 ड्रोन अटैक किए, जबकि ब्रियांस्क पर 20 ड्रोन दागे। वोरोनिश पर 2 ड्रोन हमले किए। इसके अलावा लेनिनग्राद पर 1 ड्रोन हमला किया और रोस्तोव पर 2 ड्रोन दागे। ये लेनिनग्राद के उस्त-लुगा पर हमले का वीडियो है, जहां गैस एक्सपोर्ट टर्मिनल प्लांट पर यूक्रेन ने ड्रोन दागा, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। उस्त-लुगा यूक्रेन बॉर्डर से 860 किलोमीटर दूर मौजूद है। बाल्टिक सागर के करीब मौजूद उस्त-लुगा रूस का गैस एक्सपोर्ट हब है। यहां रूस हर साल 13 मिलियन टन गैस उत्पादन करता है। माना जा रहा है कि यूक्रेन रूसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना चाहता है। उस्त-लुगा से पहले यूक्रेन ने रोस्तोव में बड़े हमले किए, जिसके बाद जबरदस्त धमाके देखे गए। दावा है कि यूक्रेन ने यहां रूस के मिलेरोवो मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया है। हालांकि एयरबेस पर कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर अब तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सवाल है कि कल तक जो यूक्रेन पोक्रोवस्क और कुराखोव में पिछड़ रहा था, उसने अचानक रूसी शहरों पर इतने बड़े हमले कैसे शुरू कर दिए?
दरअसल इसकी वजह ट्रंप की शपथ से पहले यूक्रेन को मिलने वाले तबाही के हथियार। तो ट्रंप की ताजपोशी 20 जनवरी को है, लेकिन उससे पहले फ्रांस से यूक्रेन को मिराज 2000 फाइटर जेट मिलने वाले हैं। फिलहाल 20 जनवरी से पहले 3 मिराज फाइटर जेट कीव पहुंचेंगे, जिसके बाद मार्च तक 10 और फाइटर जेट यूक्रेन भेजे जाएंगे। फ्रांस यूक्रेन को कुल 20 मिराज देने वाला है। बचे हुए जेट अप्रैल खत्म होने से पहले यूक्रेन पहुंचाने की कोशिश है। हालांकि फ्रांस के फाइटर जेट्स पुराने हैं, लेकिन यूक्रेन के लिए इन्हें खास तौर पर अपग्रेड किया गया है। इन फाइटर जेट्स में स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइलें लोड की गई हैं, ताकि इनके जरिए मॉस्को तक को दहलाया जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाइडेन भी यूक्रेन को अटैक एमएस मिसाइलों की खेप भेजने वाले हैं। यह बाइडेन प्रशासन में यूक्रेन को मिलने वाली आखिरी मिसाइलों की खेप होगी। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप की शपथ से पहले मिसाइलें यूक्रेन पहुंच जाएंगी। यूक्रेन न सिर्फ लंबी जंग के लिए हथियार जुटा रहा है, बल्कि उसने विदेशी लड़ाकों की भर्ती भी शुरू कर दी है। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ाके यूक्रेन पहुंच रहे हैं। कुछ लड़ाके सिर्फ पैसे के बदले युद्ध लड़ने पहुंचे हैं, तो कुछ रूसी नीतियों के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। यूक्रेन में विदेशी लड़ाकों की भर्ती का खुलासा एक पोलैंड के युद्ध बंदी ने किया है। उसने यह भी दावा किया है कि यूक्रेनी सेना में जर्मनी और अमेरिका के लड़ाके भी शामिल हैं। साफ है, जो बाइडेन ने युद्ध से पहले ही यूक्रेनी गोदामों को बारूद से भर दिया था और अब जाने से पहले भी यूक्रेन को मजबूत कर रहे हैं। इन खुलासों के बाद रूस आग बबूला है और उसने जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने अपने बयान में कहा, रूस कई सालों से इस पर बात कर रहा है। यह सब अमेरिका और नाटो का षड्यंत्र है। हमारी कोशिश सिर्फ यूक्रेन को मुक्त कराना है, ताकि हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रूस चाहे जो कहे, लेकिन यूक्रेन को होने वाले आपूर्ति से ज़ेलेंस्की सेना का जोश हाई है और जिन मोर्चों को यूक्रेन हार चुका था, अब उसने उन इलाकों पर वापस कब्जे की कोशिश शुरू कर दी। ये डोनेत्स्क के कुराखोव की तस्वीरें हैं, जहां ज़ेलेंस्की सेना ने कई रूसी टैंकों को तबाह कर दिया। 1 जनवरी को यहां रूस का कब्जा हो गया था। दावा है कि यूक्रेन सेना ने कुराखोव से रूस को खदेड़ना शुरू कर दिया। खार्किव में यूक्रेन ने रूसी मिलिट्री ऑयल डिपो पर बड़ा हमला किया है। दावा है कि हमले में ऑयल डिपो का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। यह वीडियो खार्किव का है, जहां यूक्रेन सैनिक ट्रेंच में रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतारते नजर। यूक्रेन सेना और ज़ेलेंस्की के रुख से साफ है, जंग के बीते 34 महीनों में बाइडेन सरकार ने यूक्रेन को लंबी जंग के लिए सशक्त कर दिया है और यह सशक्तिकरण अब भी जारी है। ऐसे में ट्रंप के दबाव में भी वो जंग से पीछे हटने वाले नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस के क्रास्नोदर में यूक्रेन का सैबोटाज हमला। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में जबरदस्त धमाका हुआ है। धू धू कर जलता दिखा है रूसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। ट्रंप सत्ता संभालने के बाद रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने को प्राथमिकता देने वाले हैं। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन में हमले की रफ्तार को तेज कर दिया है।
कोशिश अधिक से अधिक इलाके पर कब्जे की है ताकि यूक्रेन बेहद कमजोर स्थिति में हो और सीज फायर रूस की शर्तों पर हो सके। ट्रंप का प्लान क्या है ये तो दुनिया नहीं जानती, लेकिन पुतिन यूक्रेन के नक्शे को बदलकर उसे एक खास इलाके में समेटने की कोशिश में जुट गए। दो 2025 का हर मिनट, हर लम्हा पुतिन के लिए कितना अहम है, हमले की इस रफ्तार से समझा जा सकता है। दो 2025 की शुरुआत से ही पुतिन की बेचैनी और रूसी सेना की हड़बड़ी का अंदाजा भी आसमान से लगातार बरसते ड्रोन से हो रहा है। ज़ेलेंस्की खुद बताते हैं कि सिर्फ 3 दिन में 300 ड्रोन हमले हो गए, यूक्रेन पर 20 मिसाइलें बरसा दी गई। 2025 का यह नया साल यूक्रेन के लिए तबाही का ऐसा तूफान लेकर आया है जिसे संभालना मुश्किल हो रहा है। इन हमलों का मकसद यूक्रेनी इलाकों पर जल्द से जल्द कब्जा करना है। चासव यार में यूक्रेनी सेना पूरी तरह से लाचार है। यूक्रेनी सेना के पास हथियार और रसद नहीं पहुंच सकता। चासव यार को बाखमुत की तरह खंडर बनाया जा चुका है। फिर भी चासव यार पर हमले नहीं रुके। यूक्रेनी सेना को घेरने के बाद पूरे इलाके को आर्टिलरी से खंडर बनाया जा रहा है। रूस की पैदल सेना पूरे इलाके में फैल चुकी है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। भीषण जंग के बीच ड्रोन कैमरे में यूक्रेन की तबाही रिकॉर्ड हो रही है। यूक्रेन के टैंक और वाहनों को भस्म किया जा रहा है। यूक्रेनी इलाके खंडर बन चुके हैं। वीरान शहरों में धमाके हो रहे हैं। यूक्रेन के बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। पुतिन के डोनबास रीजन को यूक्रेन से अलग करने के प्लान पर भी सेना के कमांडर तेजी से काम कर रहे हैं। लुहांस्क से लेकर डोनेत्स्क तक कब्जा अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। भीषण जंग के बीच दोनों मोर्चे पर यूक्रेनी सेना लगातार कमजोर पड़ रही है। डिप्रोपेट्रोवस्क के निकोपोल पर शनिवार को ड्रोन और मिसाइलों से हमला हुआ। इस इलाके के बाजार, फायर ब्रिगेड स्टेशन और कुछ रिहायशी इमारतें तबाह हो गई। पोक्रोवस्क की तरफ जाने वाली एक अहम हाईवे पर भी कब्जे की कोशिश है। यह हाईवे डोनेत्स्क से कॉन्स्टेंटिनोवा तक जाती है। सिर्फ 2 किलोमीटर का इलाका कब्जे से बच गया है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना एक खास रणनीति से आगे बढ़ रही है, जिसमें पोक्रोवस्क सबसे अहम टारगेट है। डोनेत्स्क में रूसी फौज 3 इलाकों से आगे बढ़ रही है। कुराखोव, टोरेत्स्क और वर्मिवका। रूसी सेना ने फिलहाल डोनेत्स्क में पूरी ताकत झोंक दी है। एक ही दिन में 150 तक हमले किए जा रहे हैं। चेरनीहिव को रूसी सेना ने एक बार फिर दहलाया है। शनिवार की शाम चेरनीहिव के सेमेनेवका में 4 गाइडेड बम से प्रहार हुआ। रूस फिलहाल यूक्रेन में 3 तरफ से हमले कर रहा है। पुतिन सीज फायर की बातचीत शुरू करने से पहले यूक्रेन को किस हाल में पहुंचाना चाहते हैं, यह आपको बताते हैं। तो पुतिन के प्लान के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में रूस का प्रशासक होगा और उसे स्वायत्तता दी जाएगी। यह वही डोनबास का इलाका है जहां लुहांस्क, डोनेत्स्क है।
इस इलाके पर कब्जा करना पुतिन का बहुत पुराना मिशन है। दक्षिण यूक्रेन में भी रूस एक बड़े इलाके पर अपना अधिकार चाहता है ताकि यूक्रेन काला सागर से दूर हो जाए और क्रीमिया की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके। काला सागर के जरिए रूस यूक्रेन के व्यापार पर नियंत्रण चाहता है। रूस यहाँ ओडेसा, मेलिटोपोल और खैरसोन में लगातार इसीलिए हमले कर रहा है। पश्चिम में भी रूस बफर जोन बनाना चाहता है। ये वो इलाका है जहां पोलैंड और स्लोवाकिया, रोमानिया जैसे देशों की सीमा है। रूस नहीं चाहता कि इन देशों से यूक्रेन को कोई मदद मिल सके। नेटो की सेना इस सीमा से यूक्रेन में घुस सके। अगर पुतिन की शर्तें मानी गई तो तस्वीर कुछ ऐसी होगी। यूक्रेन के 3 तरफ रूस की सेना तैनात रहेगी। यूक्रेन एक छोटे से इलाके में सिमट जाएगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन कभी नेटो में शामिल ना हो। इसके लिए कानून बने, यूक्रेन में न सेना हो और न ही हथियार रहे। यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी रूस के हवाले की जाए। पुतिन को अब यूक्रेन में ज़ेलेंस्की सरकार भी मंजूर नहीं। पुतिन यूक्रेन में तख्ता पलट कराने की कोशिश में। ट्रंप रूस की सभी शर्तें मान लेंगे ये मुश्किल लगता है, क्योंकि युद्ध में कई नाटो देशों के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। नाटो देशों ने अमेरिका के नेतृत्व में ही यूक्रेन की मदद की। ट्रंप भी नहीं चाहते हैं कि दुनिया में रूस के आगे अमेरिका के झुकने का संदेश जाए, दुनिया में यूक्रेन से धोखा करने का संदेश फैले। बफर जोन के नाम पर पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर पर रूसी सेना तैनात। फिलहाल यूक्रेन के पूर्व कमांडर ने माना है कि पोक्रोवस्क पर कब्जे के बाद रूस बेहद मजबूत स्थिति में आ जाएगा। बेलगोरोद के रास्ते रूस आसानी से खार्किव पर कब्जा कर लेगा, जबकि पोक्रोवस्क से रूसी फौज निप्रो तक पहुंच जाएगी और फिर जैपोरिजिया पर भी कब्जा आसान होगा। दूसरी तरफ खैरसोन पर भी कब्जा होना तय माना जा रहा है। रूस के इस ताबड़तोड़ प्रहार के बीच सीज फायर के आसार और मजबूत होते जा रहे हैं। जर्मन चांसलर शोल्स फरवरी में रूस जाएंगे। मॉस्को में शोल्स पुतिन से मुलाकात करेंगे। 23 फरवरी से पहले शोल्स रूस जा सकते हैं। माना जा रहा है कि शोल्स नाटो के दूत की तरह पुतिन से बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके ठीक बाद यानी मार्च में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात हो सकती है। यानी रूस को यूक्रेन पर कब्जे के लिए थोड़ा और वक्त मिल सकता है। दोनों सेनाएं निर्णायक दौर के इस जंग में एक दूसरे को मात देने की कोशिश में, इसलिए अब समझौते से पहले दोनों देश एक मजबूत स्थिति हासिल करने की जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और कुर्स्क में यूक्रेन की आर्मी का बड़ा हमला। पश्चिमी कुर्स्क में रूसी काफिले को घेरा। हमले में रूस के 4 टैंक तबाह। तो यूक्रेन के खिलाफ जारी रूस की जंग में पुतिन की रणनीति का केंद्र अब कुर्स्क है। इस क्षेत्र की मुक्ति के बाद ही पुतिन यूरोप की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि रूसी फोर्स ने कुर्स्क में विध्वंसक जंग छेड़ दी है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कुर्स्क को यूक्रेनी फोर्स से आजाद कराने का यह बेहतरीन मौका है। आखिर रूस को यह मौका कैसे मिला? क्या पुतिन की रणनीति से यह मौका बना है या फिर ज़ेलेंस्की की गलती यूक्रेनी सेना पर भारी पड़ी? इस रिपोर्ट में देखिए। रूस का कुर्स्क मुक्ति संग्राम, AFU से कब्जे का इंतकाम।
प्रेसिडेंट पुतिन के बारूदी प्लान में युद्ध का विस्तार पूर्वी यूरोप तक है, जिसे वो अगले 2 हफ्ते में अंजाम दे सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन सही समय का इंतजार कर रहे हैं, जिसके केंद्र में है कुर्स्क, जिसकी मुक्ति के साथ ही युद्ध के विस्तार की रणनीति को धरातल पर उतार दिया जाएगा। इसलिए रूस ने कुर्स्क में कमजोर पड़ी यूक्रेनी सेना के खिलाफ एक ऐसा अभियान छेड़ दिया है जिसका अंजाम है कुर्स्क में फंसी यूक्रेनी सेना का खात्मा और कुर्स्क की मुक्ति। इस अभियान के तहत इसी सेना ने वो किया है जिसकी कल्पना शायद ही ज़ेलेंस्की के थिंक टैंक्स ने कुर्स्क में एंट्री के समय की होगी। नाटो की मदद से बनाई गई रणनीति को क्रेमलिन के वॉर थिंकर्स ने पूरी तरह पलट दिया। यूक्रेन की रणनीति ये थी कि कुर्स्क पर कब्जा करके यूक्रेनी क्षेत्रों की मुक्ति की डील आसान होगी, लेकिन रूस ने कुर्स्क में ही यूक्रेनी सेना के लिए व्यूह रचना कर दी। और अब मौके का फायदा उठाकर रूसी फाइटर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर घातक टारगेटेड हमले शुरू कर दिए। इन हमलों की गति इतनी ज्यादा है कि यूक्रेनी सेना को संभलने का कोई मौका नहीं मिल पा रहा। और ये रूस की तात्कालिक रणनीति से नहीं, बल्कि पुतिन की दूरदृष्टि वाली नीति से संभव हुआ। यूक्रेनी सेना कुर्स्क में दाखिल हुई तो उनका सामना करने के लिए उत्तर कोरिया के सैनिकों को आगे किया। यूक्रेनी सेना ने अपने हथियारों का इस्तेमाल उत्तर कोरिया के सैनिकों पर किया। इस समय में रूसी फोर्स ने उस रूट को ब्लॉक किया जहां से यूक्रेनी सेना दाखिल हुई। रूस की रूट ब्लॉक करने वाली रणनीति ने यूक्रेन सेना के वापसी का रास्ता बंद कर दिया। इसी लाइन से होने वाली रसद और गोला बारूद की सप्लाई भी रूस ने ठप कर दी, जबकि कुर्स्क में उत्तर कोरियाई सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इस रणनीति में पुतिन ने अपने सैनिक तो बचाए ही, साथ ही यूक्रेन के बारूद को भी खत्म कर दिया, जिसके बाद उत्तर कोरियाई सैनिकों को पीछे करके अपनी प्रशिक्षित सेना को उतार दिया। पुतिन के इस प्लान से उत्तर कोरियाई सैनिकों में यूक्रेनी सेना को लेकर बदले की भावना पनपने लगी, जिसका असर प्योंगयांग तक दिखा। तो वहीं रूसी सेना ने चौतरफा घेराव करते हुए यूक्रेनी सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। रूस की रणनीति में यूक्रेनी सेना कुर्स्क में फंस गई, जिसके बाद 2 ही विकल्प बचे। या तो बचे हुए हथियार डालकर सरेंडर कर दें, या फिर यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हथियारों से कुर्स्क पर हमला। लेकिन दोनों ही विकल्प मौजूदा हालात में संभव नहीं, क्योंकि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि उनकी फोर्स 20 जनवरी तक कुर्स्क के मोर्चे पर डटी रहे। तो वहीं पुतिन ने यूक्रेन के लॉन्ग रेंज वेपन रोकने के लिए अपने शक्तिशाली डिफेंस एक्टिवेट कर दिए। और अब बाजी रूसी सेना के हाथ में। इसीलिए पुतिन ने जल्द से जल्द कुर्स्क मुक्ति के लिए अभियान में तेजी लाई। और इस तेजी का प्रमाण है ये 2 तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर में कुर्स्क के अंदर यूक्रेनी सेना पर रूस के घातक हमले। ये हमले 41वें OMB ने किए हैं, जिसमें न सिर्फ यूक्रेनी सैनिकों को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि कुर्स्क में बढ़त बनाने के लिए जिन उपकरणों को वो लाए थे उन्हें भी बारूद से नष्ट कर दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर में रूस का आसमानी बारूदी वाहक Su-34 है, जिसने AFU के कब्जे वाले ठिकानों पर रात भर हमले किए हैं। हालांकि इस हमले में रूस को कितनी कामयाबी मिली इसका आंकलन नहीं, लेकिन दावा है कि सभी निशाने सटीक। लेकिन सवाल रूस को मिली इस बढ़त पर है। आखिर पुतिन ने अपने प्लान को कैसे एक्टिव किया, कैसे कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के लिए चक्रव्यूह रच दिया, और कैसे रूसी योद्धा उन पर कहर बनकर टूट गए। जवाब क्रमवार देखिए। तो रूस के कुर्स्क तक यूक्रेनी सेना सूमी से सुजान्स्की होकर पहुंची थी। इस लाइन को यूक्रेनी फोर्स ने सप्लाई लाइन बनाया था।
कुर्स्क में एंट्री के समय इसी रेखा पर यूक्रेन ने बढ़त बनाई थी, लेकिन रूसी फोर्स ने रणनीतिक बढ़त बनाते हुए पहले सूमी से यूक्रेनी फोर्स को हटाया, फिर सुजान्स्की को वापस हासिल किया, जिससे कुर्स्क तक एएफयू की सप्लाई लाइन ठप हो गई। अब रूसी फोर्स ने कुर्स्क में यूक्रेनी सेना का पासा कैसे पलटा, इसे भी देख लीजिए। रूस ने अपनी बैकअप लाइन से ही यूक्रेनी सेना का घेराव करके स्तारोदब्स्की में तैनाती की, फिर सुजेम्स्की, खोमुतोवस्की, कोरिनीवस्की, सुजान्स्की, बोरिसोवस्की, बेलगोरोद, खोखोलस्की, लिवेंस्की और सोस्कोवस्की से मोर्चा खोलकर यूक्रेनी सेना के सभी रास्ते बंद कर दिए। यूक्रेनी सेना को कुर्स्क में रोटेशन ठप करने के लिए रूसी सेना मुस्तैद है। हालांकि यूक्रेनी फोर्स की कोशिश है कि सीमावर्ती क्षेत्र से घुसपैठ करके कुर्स्क में फंसे सैनिकों को राहत दी। लेकिन राहत की यह उम्मीद रूस के Mi-28 NM हेलीकॉप्टर ब्रिगेड ध्वस्त कर रही है। अगर यूक्रेनी फोर्स मैनपैड से सरफेस टू एयर हमले भी कर रहे हैं तो रूसी चॉपर ऊंचाई पर उड़ान भरकर या हीट ट्रैप फायर करके उसे नाकाम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कुर्स्क में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर रूस की एरोस्पेस फोर्सेस मल्टी रोल सुपरसोनिक बम वर्षक Su-34 का इस्तेमाल कर रही। जिसमें यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान होने का अनुमान। फिलहाल जो जानकारी मिली है वो बता रही है कि कुर्स्क की जंग में यूक्रेन ने अपने 48,000 सैनिक खो दिए। वहीं 267 टैंक और 147 आर्मर्ड व्हीकल, 1,481 अटैकिंग व्हीकल, 205 इन्फेंट्री व्हीकल और 341 आर्टिलरी और 42 MLRS और 1,370 मोटर व्हीकल का भी उन्हें नुकसान हुआ है। इसका मतलब है कि कुर्स्क में यूक्रेनी सेना की ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी और अब बाजी रूसी सेना के हाथ में है, जिसके सैन्य अभियान के तहत पिछले 2 दिनों में यूक्रेनी सेना पर तबाही के बादल मंडराए। मिशन कुर्स्क मुक्ति के तहत 2 दिन में एएफयू ने 540 से ज्यादा सैनिक खो दिए। वहीं 4 टैंक, 1 इन्फेंट्री व्हीकल, 1 आर्मर्ड व्हीकल, 25 अटैकिंग व्हीकल, 49 मोटर व्हीकल, 1 आर्टिलरी और 4 मोटार भी यूक्रेनी सेना के नष्ट हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेनी सेना फंस चुकी और इतनी बुरी तरह फंसी है कि उनके सामने 2 ही रास्ते हैं, सरेंडर या रूसी बारूद से मौत। हालांकि वो अभी पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन बिना हथियार और रसद के वो लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, जिसका मतलब है कि रूस के मिशन कुर्स्क मुक्ति की सफलता में गिनती के दिन बाकी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और गाजा में इजरायल ने बड़ी एयर स्ट्राइक की है। जबालिया में रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। हमले में 25 से ज्यादा लोगों की मौत का दावा। तो इजरायल एक बड़े संकट में घिरने वाला है, क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर इजरायल को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजरायल को अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ सकता है। इस बीच ईरान ने भी युद्धाभ्यास करके अपने तेवर दिखा दिए हैं कि वो कभी भी इजरायल से बदला ले सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल पलटवार जरूर करेगा। इजरायल के मंसूबों को देखते हुए चीन और रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। रूस फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम भेज रहा है, जबकि चीन सीक्रेट हथियारों की खेप भेज रहा है। अरब में कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। ऐसे में कभी भी एटमी जलजला आ सकता है। हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं।
अभी जो मोर्चे खुले हुए हैं उनके नाम सुन लीजिए। पहला और सबसे विनाशक मोर्चा सीरिया बना हुआ है, जहां सीरिया पर कब्जे के लिए अलग अलग विद्रोही गुट आपस में भिड़ रहे हैं। इजराइल और तुर्की भी सीरिया के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा यमन में इजराइल और अमेरिका मिलकर हुती ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। जवाब में हुती ने भी मिसाइलें दागी। इस बीच लेबनान मोर्चा भी खुल सकता है, क्योंकि इजराइल के हमलों पर पलटवार के लिए हिजबुल्लाह तैयार है। साथ ही आईडीएफ ने गाजा में फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। जाते जाते बाइडेन एक तरफ यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद भेज रहे हैं, दूसरी तरफ अरब में भी सबसे खौफनाक चैप्टर लिखा जा रहा है। बाइडेन बेंजामिन के ज्वाइंट ऑपरेशन से प्रॉक्सी गुट भी एकजुट होकर मुकाबला करने में लगे हैं। यानी अब अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। साथ ही इजराइल को भी बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा है इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है। अब 60 दिन तक धैर्य रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, पिछले साल 27 नवंबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ था, जिसकी समय सीमा 60 दिन रखी गई थी। लेकिन हिजबुल्लाह जल्द ही युद्ध विराम तोड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने हमले किए हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी है। हिजबुल्लाह हुती के अलावा हमास फिर से गाजा में एक्टिव हो रहा है, जिससे घबराकर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। खास तौर से खान यूनिस को टारगेट किया जा रहा है। जबकि अब ईरानी प्रॉक्सी इसका बदला लेने के लिए बेचैन है। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ईरान से हथियार लगातार हुती और हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनके दम पर हुती टास्क फोर्स की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पा रहा है। कुछ घंटे पहले टास्क फोर्स की लॉन्ग रेंज मिसाइल मार गिराई, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर सुरंग में हथियार छुपा लिए हैं। वहीं से वो इजरायली पोस्ट पर हमला कर सकता है। ईरान हथियारों के अलावा कैश और रसद की सप्लाई भी बढ़ा रहा है, जबकि अब चीन भी अरब में एक्टिव हो गया है, जो ईरान को खुफिया हथियार भेज रहा है, जबकि रूस पहले से ही ईरान को हथियार और जेट भेज रहा है। ईरान की सैन्य शक्ति भी काफी बढ़ चुकी है। ईरान की ताकत वॉर ड्रिल में दिखाई दी, जिसमें उसके फाइटर जेट भी गरजे और टैंक भी। इस युद्धाभ्यास के जरिए ईरान ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि ईरान हर पलटवार के लिए तैयार है। यह युद्धाभ्यास पश्चिमी ईरान के करमांशा प्रोविंस में किया जा रहा है, जिसमें नाम दिया गया है द ग्रेट प्रॉफिट 19, यानी ईरान अब हर परिस्थिति के लिए तैयार है। इस बीच रूस से Su-35 की बड़ी खेप ईरान पहुंचने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अपनी वायुसेना को हाईटेक कर रहा है, जिससे इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर सके। साथ ही रूस से पहले ही ईरान को S-400 मिल चुके हैं, जिन्हें ईरान ने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए लगाया है। यानी एक तरफ ईरान और इजराइल के युद्ध का खतरा पैदा हो गया है, दूसरी तरफ इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी गुट भी घेराबंदी में जुट गए हैं। यानी इजराइल कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है, जिसमें सीरिया और लाल सागर में अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। इस बीच ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि कासिम सुलेमानी के रास्ते पर चलना जारी रखा जाएगा। यरूशलेम को यहूदियों से आजाद कराया जाएगा, जिसके लिए यहूदियों का खात्मा जरूरी है। इजराइल इस खतरे को भांप चुका है, उसने सभी मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि तेल अवीव से 300 से ज्यादा रॉकेट दक्षिणी लेबनान पर दागे जा चुके हैं। यानी कभी भी हिजबुल्लाह हमले कर सकता है। इसका संकेत है कि युद्ध विराम तोड़ा जा सकता है।
इसको देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर आगे का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें गाजा से लेकर सीरिया और लेबनान, यमन में हमले की तैयारी की जा रही है। इस बीच इजराइल की तरफ से कहा गया है, इजरायली सेना पीछे नहीं हटेंगी। अगर दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा तो युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। यानी इजराइल भी तैयार है ईरानी प्रॉक्सी गुटों पर हमले के लिए, फिर चाहे कितने ही मोर्चों पर बम क्यों ना बरसाने पड़े। यह संकेत है कि अरब में बारूदी जलजला आ चुका है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बीते 72 घंटे से गाजा पर इजरायल की बमबारी और ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना का दावा है कि गाजा में 100 से ज्यादा हमास के ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए गए। उधर हमास ने भी इजरायल पर कई रॉकेट हमले किए हैं, जिससे इरेज क्रॉसिंग की बाड़ नष्ट हो गई है। इजरायली सेना के हमलों में बीते 24 घंटे में 66 आम नागरिकों की मौत हो चुकी है। हमास ने गाजा पर हमले रुकवाने के लिए बंधक का वीडियो जारी कर इजरायल को चेतावनी दी है। इसके बाद तेल अवीव में बंधकों की रिहाई के लिए विरोध प्रदर्शन एक बार फिर भड़क उठे। बीते 72 घंटे से इजरायली फाइटर जेट गाजा के अलग अलग इलाकों पर बमबारी कर रहे हैं। 72 घंटे में इजराइल ने गाजा पर 94 बार बमबारी की है। इजराइल की इस बमबारी में निर्दोष फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। गाजा में 24 घंटे में 66 फिलिस्तीनी नागरिकों की जान गई है। 72 घंटे की बमबारी में 184 आम नागरिक मारे गए हैं। शनिवार को इजराइल ने गाजा पर 30 बार बमबारी की है। गाजा के अलग अलग इलाकों में मलबे में दबे शवों को निकाला जा रहा है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इजरायली सेना पर आरोप लगा है कि वो घायलों को अस्पताल जाने में बाधक बन रही है। गाजा से आई तस्वीरों में एक एम्बुलेंस का रास्ता सैन्य वाहन लगाकर बंद कर दिया गया, जिससे एम्बुलेंस को लौटना पड़ा। बीते 2 दिन से हमास भी लगातार इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। शनिवार को हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमले किए। इन हमलों से रिज क्रॉसिंग का मानवीय सहायता गलियारा बंद हो गया। हमास का आरोप है कि इजराइल जानबूझकर रेस्क्यू टीम और रसद आपूर्ति टीम पर हमले कर रहा है। इसके साथ ही इजरायली सेना पर महिलाओं से बलात्कार के आरोप भी लगे हैं। उधर इजराइल ने दावा किया है कि ग्राउंड ऑपरेशन में हमास के अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड ठिकाने नष्ट किए जा रहे हैं। इजरायली सेना की ओर से जारी इन तस्वीरों में हमास की हथियार बनाने वाली अंडरग्राउंड फैक्ट्री दिखाई है। इजराइल का दावा है कि हमास की इस फैक्ट्री को तबाह कर दिया गया। इजरायली सेना ने कहा है कि 7 दिन के अंदर हमास के 100 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। गाजा के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड ऑपरेशन जारी है। इजरायली सेना बंधकों की रिहाई के लिए गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अब तक बंधकों की रिहाई मुमकिन नहीं हो पाई है। इस बीच हमास ने इजरायली बंधक लड़की का वीडियो जारी किया है। ये इजराइल की बंधक लिरी एल्बैग है, जिसकी उम्र 19 साल है और ये 7 अक्टूबर 2023 से हमास की कैद में है। लिरी एल्बैग ने वीडियो में कहा है कि बंधकों की रिहाई इजराइल सरकार और सेना की प्राथमिकता नहीं है। इजरायली हमलों में बंधक भी घायल हो रहे हैं। इजरायली सेना के ऑपरेशन से बंधकों की रिहाई टल रही है। सैन्य ऑपरेशन से बंधकों की रिहाई नहीं कराई जा सकती है। लिरी एल्बैग का वीडियो जारी होने के बाद तेल अवीव में प्रदर्शन भड़क गए हैं। तेल अवीव में लोग बंधकों की रिहाई के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। लोगों का कहना है कि इजराइल को युद्ध रोककर बंधकों की घर वापसी करानी चाहिए।
तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों का पुलिस के साथ टकराव भी हुआ है। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। नेतन्याहू सरकार पर आरोप लगते रहे हैं कि वो जानबूझकर बंधकों की रिहाई नहीं होने दे रहे हैं। इजराइल का टारगेट हमास को खत्म करना है और इस जंग में इजरायली बंधकों की जान दांव पर लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और तालिबान से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान बेहद मुश्किल में है। पाकिस्तान में मौजूद तालिबान समर्थित संगठन लगातार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत में बम से हमला किया गया। पाकिस्तान में हमलों की तेज होती रफ्तार अब सेना के लिए बड़ी चुनौती है। एक जोरदार धमाका हुआ और एक बस आग की लपटों में घिर गई। धमाके के बाद तेजी से फैली आग के बीच से लोगों का निकल भागना बेहद मुश्किल था। कुछ लोग बस में ही फंस गए और 35 से अधिक लोग झुलस गए। हमला बलूचिस्तान प्रांत के तुर्बत में हुआ। धमाका कराची से तुर्बत जा रही बस में हुआ। सेना के मुताबिक IED से विस्फोट किया गया। हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। रिपोर्ट के मुताबिक बस में SSP रैंक के सीनियर पुलिस अधिकारी और उनका परिवार सवार था। माना जा रहा है कि BLA ने SSP को ही टारगेट करके हमला किया है। SSP और उनके परिवार की जान तो बच गई, लेकिन 8 सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक BLA के आत्मघाती हमलावर दस्ते मजीद ब्रिगेड ने धमाके को अंजाम दिया है। डूरंड लाइन पर संघर्ष के बीच तालिबान ने बलोच और TTP दोनों को एक्टिव कर दिया है। शीर्ष अफगान तालिबान अधिकारी शेर मोहम्मद अब्बास तानिक जई ने पाकिस्तान को नष्ट करने की धमकी दी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच वार पलटवार से दोनों देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है, जिससे दोनों के बीच युद्ध का भी खतरा मंडरा रहा है। अगर ये युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो सकता है। तालिबान सरकार अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा रेखा डूरंड लाइन को काल्पनिक कहती है। डूरंड लाइन से वो समुदाय अलग हो गए जो सदियों से साथ थे। पश्तून आबादी डूरंड लाइन के दोनों ओर है। बहुत सारे पश्तून आबादी वाले इलाके अफगानिस्तान में भी हैं और पाकिस्तान के NWFP में बड़ी आबादी पश्तूनों की है। पाकिस्तान के NWFP या खैबर पख्तूनख्वा की आबादी अलग पख्तूनिस्तान की मांग करती है। इसीलिए इस इलाके में TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान सक्रिय है और पाकिस्तानी सेना पर हमले करता रहता है। तालिबान पाकिस्तान के इस इलाके को अलग करने की जंग शुरू करने वाला है। अफगानिस्तान की सभी सरकारों की तरह तालिबान भी डूरंड लाइन के खिलाफ है। इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा में सक्रिय तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP को समर्थन देता है। तालिबान सरकार ने पाकिस्तानी जमीन पर पकड़ बढ़ाने के लिए TTP के साथ साथ बलूचिस्तान में सक्रिय सशस्त्र विद्रोही गुटों से भी गठजोड़ कर लिया है। इनमें बलोच लिबरेशन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट को समर्थन दिया जा रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से TTP बलोच और तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर जंग शुरू कर सकते हैं। अगर ये जंग छिड़ी तो पाकिस्तान के हाथ से अफगानिस्तानी सीमा से सटा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का इलाका भी निकल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया ने सामना किया है। उसके खौफ से कोई भी नहीं बच सका। हालांकि एक लंबे समय बाद इस वायरस से राहत मिल गई, लेकिन अब एक नया वायरस वही समय फिर से लौटने जा रहा है। और इस वायरस का प्रसार भी चीन से होगा, क्योंकि चीन में इस नए वायरस को लेकर महामारी अलर्ट जारी किया जा चुका है। कौन सा है यह वायरस, क्या है चीन की हालत, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी चीन के वायरस एक्सपेरिमेंट की फाइल जरूर दफन कर दी गई हो, लेकिन कोरोना कहां से आया, कैसे आया, ये पूरी दुनिया जानती है। ये वो महामारी है जिसे सिर्फ वैक्सीन से रोका जा सका, लेकिन अपनों को खोने वाले दुनिया के लोगों को ऐसा जख्म मिला है जिससे वो अभी तक पूरी तरह से उबर भी नहीं पाए। आबादी वाले इस देश में जिन सड़कों पर भीड़ नजर आती थी, उन पर एक बार फिर सन्नाटा पसरा हुआ है। और यह तस्वीर कोरोना काल की नहीं है, बल्कि वर्तमान की है। अब चीन के अस्पतालों की तस्वीर देख लीजिए। यह वो स्थिति है जो आपको चौंकाएगी। ठीक कोरोना काल की ही तरह चीन के अस्पतालों में फिर से भीड़ जुटने लगी है। और इन दोनों ही तस्वीरों का कारण है चीन में एक नए वायरस की आमद। यह वायरस है HMPV, यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक कोरोना की ही तरह यह विषाणु भी प्रसार करता है, और इसका प्रसार चीन में कोरोना काल के दिनों की तरह ही हो रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, चीन सरकार ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी है। दावे के तहत यह वायरस बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। इस वायरस को लेकर बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, सिर्फ बीमारी और लक्षण से ही इसका पता लगाया जा सकता है, जिसमें बताया गया है कि HMPV से संक्रमित व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बंद होना भी लक्षण है, गले में दर्द और खराश, तेज बुखार और खांसी, फेफड़ों में संक्रमण भी HMPV संक्रमितों में देखा गया है। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त शुरू किया गया था, जॉन F कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और माया एंजेलो जैसी शख्सियतों को इस पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन बाइडेन शासन में इस पुरस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर अमेरिका में सियासी घमासान मच गया है। जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मेडल, जिसे लेने कारोबारी और वामपंथी विचारक जॉर्ज सोरोस के बेटे समारोह में पहुंचे थे। हिलेरी क्लिंटन को प्रेसिडेंशियल मेडल, जिसे लेने हिलेरी क्लिंटन अपने परिवार के साथ पदक ग्रहण समारोह में पहुंची थी। जोस एंड्रेस को प्रेसिडेंशियल मेडल, बाइडेन ने अपने कार्यकाल का अमेरिकी सर्वोच्च नागरिक सम्मान पदक 19 लोगों को दिया, जिसमें ये 3 नाम भी शामिल थे। इनमें सबसे कॉमन है कि ये ट्रंप विरोधी है। जॉर्ज सोरोस पर ट्रंप की पिछली सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगता रहा है। साथ ही ट्रंप विरोध फंडिंग को लेकर भी वो ट्रंप समर्थकों के निशाने पर रहे हैं, जबकि हिलेरी क्लिंटन भी ट्रंप का विरोध करती आई है। वो ओबामा से लेकर बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान, सीरिया में युद्ध का समर्थन करती रही हैं। यहां तक कि यूक्रेन को सैन्य सहायता दिए जाने के पक्ष में रही हैं। जबकि जोस एंड्रेस WCK के फाउंडर हैं और बाइडेन के करीबी माने जाते हैं। इनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें ये डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाले रायन वेस्ले के साथ दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों को पुरस्कार को लेकर बाइडेन के खिलाफ ट्रंप समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। इसे राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। एलन मस्क ने लिखा है, यह व्यक्ति इस पुरस्कार के हकदार नहीं है। सोरोस को सम्मान देना हास्यास्पद है। वो मानवता से घृणा करते हैं। जॉर्ज सोरोस को पुरस्कार दिए जाने पर जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बन का वीडियो भी वायरल हो रहा है।